हेलो एवरीवन, आज हम मिल रहे हैं जेई मेन जो कि 10 अप्रैल को जो हुआ है, शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं, है ना। और आज जो पेपर में हम लोगों ने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रिट्रीव किए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, उन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो आया है इस पर्टिकुलर पेपर में वो एसएचएम से आया है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि a/2 पर पार्टिकल बैठा हुआ है t=0 पे और किसी भी जनरल टाइम पे उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से मेंशन्ड है, एक एसएचएम की इक्वेशन मेंशन्ड है और कहा है बताइए वैल्यू ऑफ फाई कितनी होगी। तो t=0 पे a/2 मेंशन्ड है, ठीक है। तो एट t=0 पे हम वैल्यू डाल देते हैं, तो a/2 इज इक्वल टू a साइन फाई, क्योंकि t की वैल्यू जैसे 0 डालेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां से साइन या फिर फाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन इनवर्स हाफ। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल आएगा वो इफेक्टिवली 30 डिग्री या फिर π/6 जिसे हम बोलते हैं, तो π/6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है ये, अ बॉल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ मास 2m इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत ही मोमेंटम कंजर्वेशन का बहुत इजी क्वेश्चन, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक मास है m, वो v की स्पीड से आ रहा है और वो 2m मास जो कि रेस्ट पर है, इससे ये कोलाइड कर रहा है और कोलाइड करने के बाद में जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसकी कॉमन स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो इनिशियली मोमेंटम था mv और जब कंबाइंड एंटिटी हो जाएगी तो मास हो जाएगा 3m और इनटू स्पीड हो जाएगी v डैश। तो इफेक्टिवली आपका जो आंसर हो गया वो हो गया v/3। तो अगेन ये क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन v/3। और ये मतलब आप देख सकते हैं कि 30-40 सेकंड्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी ओवरऑल जो व्यू बना है इस पेपर के लिए भी। फिजिक्स इन जनरल जेई मेन में बहुत इजी आ रही है, तो आप देखिए क्वेश्चन का लेवल भी बहुत इजी ही है। चलिए अगला सवाल क्या है, ये एक वेव से क्वेश्चन पूछा है, जहां पर एक स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा गया है कि बताइए स्पीड ऑफ वेव क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, अगर साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव है तो उसकी जनरल इक्वेशन हम ω/t+kx लिखते हैं, जहां पर स्पीड ऑफ वेव जो होगा वो ω/k हो जाएगा। तो बस आपको खाली यहां पे रेशियो लेना था 6/0.03 और यहां से आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और यहां से ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन बेसिक सिंपल सी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, अगेन इट वुड इन एग्जाम हार्डली टेक 30 to 40 सेकेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पर आपके सामने 4 कैपेसिटेंस दे रखे हैं और आप अगर ढंग से देखो तो इस बी पॉइंट को यहां पर आपने सेम, ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, राइट। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर इफेक्टिवली बेकार हो गए और ये पॉइंट आपके बी दिख रहे हैं। आप अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं दोगे तो वो कैपेसिटर एनीवेज कुछ सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दोनों कैपेसिटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इफेक्टिवली सिर्फ 2 ही कैपेसिटर रह गए और वो दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो C इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, वो हो जाएगा C+C दैट इज 2C और आपका आंसर यहां से 2C हो जाएगा। अगला सवाल, डी ब्रॉय वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा फॉर टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइंड डी ब्रॉय वेवलेंथ व्हेन टेम्परेचर इज 600 केल्विन। तो अब टेम्परेचर के साथ में डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे कनेक्शन है, तो ये एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेचुरली अब ये टेम्परेचर और डी ब्रॉय वेवलेंथ का कनेक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहा है, किसी गैस के लिए बात की गई होगी, है ना। तो जब वो एक्चुअली जब पूरा पेपर बाहर आएगा तो हमें एक्चुअल सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हम रिट्रीव कर पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे जो उनके मेमोरी से हम रिट्रीव कर पाते हैं, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 300 केल्विन पे लैम्डा बताया हुआ है, तो हमें पता है कि जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है वो h/mv है ना, h अपॉन मोमेंटम होगा। इसको हम लिख सकते हैं h/√, के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी वापस मॉलिक्यूलर लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं वो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू कैपिटल T, जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kBT। ओवरऑल जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T। ये हम इफेक्टिवली कह सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी T के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो देयरफॉर λ1/λ2 शुड बी गिवन एज
T2 बाई T1। बात का टेम्परेचर 600 है तो रूट 600 बाई 31। तो देयरफॉर यहां से आप देख सकते हैं तो आपको लैम्डा 2 निकालना था इफेक्टिवली, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन रूट 2। तो यहां से आपका आंसर 1 आ जाएगा और ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। अगला सवाल देखें जरा क्या आ रहा है इसमें। इफ द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m, है ना, कुछ प्लैनेट का मास m होगा, रेडियस r इज 200 न्यूटन, फाइंड वेट एट डेप्थ r/2 फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट। अब ये अगेन अगर मेरे पास एक प्लैनेट है ना, और हमें पता है कि जो g का वैल्यू होता है, या जिसको हम Eg बोलते हैं, या फिर ग्रेविटी की बात करते हैं, वो जो वैल्यू होती है एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ की बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो इसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं g एट सरफेस 1 माइनस d बाई r, है ना। तो ये हम क्लास नोट्स में भी हमें ये फॉर्मूले में पढ़ाए जाते हैं, और इसको आप चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कंपेयर कर सकते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग जो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन वाली फील्ड वो सेम ही होती है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही होती है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही है तो आप खुद सोचिए इस जगह पे अगर वेट 200 न्यूटन आएगा तो उसके आधे डिस्टेंस पर वेट इफेक्टिवली 100 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी इनसाइड द सरफेस या टिल सरफेस वो प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्स की जो वैल्यूज होंगी उसी प्रोपोर्शन में फोर्स भी आएगा। तो आप देख डायरेक्टली भी यहां से 100 न्यूटन के साथ जा सकते थे, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी निकालेंगे, तब भी आप डेप्थ हाफ डाल दीजिए तो यहां पर Eg जो आएगा एट डेप्थ d/2 विल बी g एट सरफेस अपॉन 2। तो यहां से भी आपको रियलाइज हो रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ डन हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें जरा क्या हो रहा है। अगले सवाल में फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, ये क्वेश्चन आपसे EMI चैप्टर का पूछा गया है, और ये भी अगेन फंडामेंटल मोशनल EMF का क्वेश्चन है कि अगर इस रॉड को, फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, अगर ये रॉड को हमने 4 मीटर पर सेकेंड से इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड मूव किया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मेंशन्ड है, तो बताइए इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर आगे मूव करेगा तो इस पर एक ILB फोर्स लगना चाहिए, और ILB की वैल्यू ही फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। तो F मैग्नेटिक शुड बी ILB, और I की वैल्यू खुद क्या होगी, वो हो जाएगा EMF जो इंड्यूस होगा इनटू LB। तो यहां से आप देखेंगे आपका इफेक्टिवली एक्सप्रेशन बन गया B² L² V बाई R, और ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है। आप जरा देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी नोन है, आपको लेंथ ऑफ रॉड भी नोन है, आपको स्पीड भी नोन है, और आपको रेजिस्टेंस भी नोन है। सारा डेटा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप जब वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से आपका आंसर 0.018 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये EMI चैप्टर का क्वेश्चन हुआ। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजीली स्टूडेंट्स कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, यू स्पीड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, देन द रेंज ऑब्टेन्ड इज 50 मीटर्स। 15 डिग्री पे 50 मीटर की रेंज है। बताइए 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या रेंज आएगी। एज वी नो रेंज का जो एक्सप्रेशन होता है वो U² साइन ऑफ ट्वाइस थीटा बाई G, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ट्वाइस थीटा उसका डबल एंगल होना है। तो जब मैंने 15 डिग्री पे फेंका तो बस हमारा काम यहां से हो गया, हमें R1 बाई R2 करना है, स्पीड सेम ही रखी है, तो वो इफेक्टिवली साइन ऑफ, पहले कितना एंगल है 15 डिग्री है, राइट, तो 30 डिग्री हो जाएगा ये, और बाद में कितना एंगल फेंका है 45 डिग्री, तो ये साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि G और U² तो कट जाएंगे। तो बस यहां से क्वेश्चन हमारा हो गया। R2 शुड बी इक्वल टू वॉट, ट्वाइस ऑफ R1। R1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है 50 मीटर्स, आप डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 मीटर्स, और यहां से आपका आंसर 100 मीटर आ गया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा है इसमें A और B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट बताइए। एज यू कैन सी अगेन देखते ही 5 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। इन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि एक बार के लिए बच्चा सोचे कि रेशियो सेम हो रहे नहीं हो रहे, सारे रेजिस्टेंस सेम दे दिए हैं सो दैट यू गेट टू नो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये 4 ओम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा। अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो ये 8 ओम और 8 ओम आपस में पैरेलल हो गए और इनफैक्ट 16 ओम के साथ वापस पैरेलल हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट ये 8 ओम और 8 ओम 4 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्किट इफेक्टिवली ऊपर की तरफ 4 ओम, नीचे की तरफ 16 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं
वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 64/20 ओम्स, और आपका यहां से आंसर 16/5 ओम्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या हो रहा है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एफ देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये क्वेश्चन खाली इस चैप्टर में नहीं कई चैप्टर्स में आता है। एसएचएम के अंदर भी हम सीखते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हाफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। तो वही वापस बातें हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है तो एनर्जी डेंसिटी की क्या होगी। तो हमें पता है जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर लिखते हैं, या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट लिखते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन हम जानते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। इफेक्टिवली हमें ये याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी ये तो हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो उस जगह पे ये एक जनरल फॉर्म आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। तो बेटा जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर साइन स्क्वायर का टर्म आएगा, और साइन स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो वो ट्वाइस होगी ना साइन के फंक्शन की। साइन स्क्वायर का मतलब हो गया कि आप उसको डबल फंक्शन लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन स्क्वायर के, और इसको मैं वापस अगर मैं लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी माइनस ट्वाइस के एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी टाइम का जो कोएफिशिएंट है वो डबल हो जाएगा, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन डबल हो जाती है, और ये स्टूडेंट्स को याद भी होता है, इसीलिए इसका आंसर 2F हो जाएगा।